Bricks, beads and bones, the Harappan civilization. Beginnings. Mature Harappan से पहले भी there were several archaeological cultures in the region. हमें इन cultures के distinctive evidences मिले हैं with respect to pottery, agriculture, pastoralism and craft. Settlements were generally small and there were virtually no large buildings. ऐसा लगता है कि there has been a break between early Harappan and the Harappan civilization. हम ये कैसे कह सकते हैं, क्योंकि हमें ऐसे कुछ एविडेंसेस मिले हैं जैसे कि लार्ज स्केल बर्निंग एट सम साइट्स एज वेल एज abandonment of certain settlements. Subsistence strategies. हमें पता चला है कि Harappans ate a wide range of plant and animal products including fish. Archaeologists ने reconstruct किया है dietary practices कैसे from the finds of charred grains and seeds. ये सारी findings are studied by कौन? Archaeobotanists, जो कि है स्पेशलिस्ट इन एंशिएंट प्लांट रिमेन्स. हड़प्पन साइट्स में क्या क्या ग्रेन्स मिले? वीट, बार्ले, लेंटिल, चिकपी, सेसमी. मिलेट्स मिला गुजरात के साइड से और राइस की फाइंडिंग्स रिलेटिवली रेयर थी. हड़प्पन साइट से जो एनिमल बोन्स मिले वो किसके थे? वो कैटल्स के थे, जैसे कि शीप, गोट, बफेलो, पिग. जितने भी स्टडीज आर्कियोजूलॉजिस्ट्स या जू आर्कियोलॉजिस्ट्स ने किए हैं, इससे पता लगता है कि दे हैव ऑल बीन डोमेस्टिकेटेड. कुछ अदर बोन रिमेन्स भी मिले हैं वाइल्ड स्पीशीज के, जैसे बोर, डियर, घड़ियाल. अब हमें ये एग्जैक्टली नहीं पता कि वेदर हड़प्पन्स हंटेड दीज एनिमल्स देमसेल्व्स, कि उन लोगों ने ऑब्टेन मीट किया फ्रॉम अदर हंटिंग कम्युनिटी. बोन्स ऑफ फिश एंड फाउल आर ऑल्सो फाउंड. एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज. प्रेवलेंस ऑफ एग्रीकल्चर रहा ये तो हमें पहले ही पता चल गया था क्योंकि हमें ग्रेन्स मिला. लेकिन डिफ़िकल्टी ये आई कि हम रिकंस्ट्रक्ट कैसे करें कि एक्चुअल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या रहे होंगे. एग्जाम्पल वे सीड्स ब्रॉडकास्ट मतलब स्कैटर किए जाते थे प्लाउड लैंड्स पे कि नहीं. एविडेंसेस के तौर पे हम क्या देखते हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑन सील्स क्या है, या फिर टेराकोटा स्कल्पचर्स क्या मिला है. तो यहाँ हमें मिला बुल, ऑक्सन. इससे आर्कियोलॉजिस्ट ने पता लगाया कि ज़रूर प्लाविंग में इन एनिमल्स का यूज़ होता था. और फिर टेराकोटा मॉडल्स ऑफ प्लाउ भी हमें ढूंढ के मिले. उसके अवशेष कहाँ, कौन से साइट्स पे? चोलिस्तान, बानावाली, जो कि है हरियाणा में. आर्कियोलॉजिस्ट्स हैव ऑल्सो फाउंड एविडेंस ऑफ प्लाउड फील्ड. कहाँ पे? राजस्थान के कालीबंगान में. ये जो फील्ड थे, इट हैड टू सेट्स ऑफ फरोज एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, सजेस्टिंग कि टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स वर ग्रोन टुगेदर. आर्कियोलॉजिस्ट ने बड़ी कोशिश की ये भी आइडेंटिफाई करने के लिए कि किस तरह के टूल्स वे यूज्ड फॉर हार्वेस्टिंग. मतलब जैसे कि डिड द हड़प्पन्स यूज स्टोन ब्लेड सेट इन वुडन हैंडल्स और did they use metal tools? Most Harappan sites are located in semi-arid areas where irrigation was probably required for agriculture. ये हम कैसे कह सकते हैं? क्योंकि हमें ट्रेसेस मिले हैं ऑफ कैनल्स. कहाँ? हड़प्पन साइट्स पे. कौन से? शर्तो गए इन अफगानिस्तान में. लेकिन यही चीज़ पंजाब या सिंध में देखने को नहीं मिली है. हो सकता है कि यहाँ के कैनल्स लॉन्ग अगो सिल्टेड अप हो गए होंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ इरिगेशन वेल से पानी लाके किया जाता होगा. हमें गुजरात के धोलावीरा में वाटर रिजर्वॉयर्स मिले हैं, जिससे कि पता लगता है कि यहाँ पे स्टोर वाटर किया जाता था फॉर एग्रीकल्चर. मोहनजोदाड़ो, अ प्लान्ड अर्बन सिटी. मोस्ट यूनिक फीचर ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन रहा डेवलपमेंट ऑफ अर्बन सेंटर्स. इसमें सबसे बड़ा नाम मोहनजोदाड़ो का ज़रूर है, लेकिन द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड वॉज हड़प्पा. द सेटलमेंट इज डिवाइडेड इंटू टू सेक्शंस, वन स्मॉलर बट हायर एंड द अदर मच लार्जर बट लोअर. आर्कियोलॉजिस्ट ने इसे सिटाडेल एंड लोअर टाउन का नाम दिया. Citadel owes its height to the fact that buildings were constructed on mud brick platforms. Citadel was walled, which meant that it was physically separated from the lower town. Either lower town was also walled. Lower town में भी several buildings were built on platforms which served as foundations. ये कैलकुलेट किया गया है कि अगर एक लेबरर
moved roughly a cubic meter of earth daily, तो इस फाउंडेशन को बनने में कितना वक्त लगा होगा? 4 मिलियन पर्सन डेज। तो इसी से हम कंक्लूशन निकाल सकते हैं कि कितना लार्ज स्केल में किया गया काम है और इसके लिए कितने लेबरर्स को मोबिलाइज किया गया है। Once the platforms were in place, all building activity within the city was restricted to a fixed area on the platforms. लगता है settlement was first planned and then implemented accordingly. Other area जहाँ प्लानिंग की झलक दिखती है उसका मेजर एग्जाम्पल ब्रिक्स का है, जो कि सनराइड हो चाहे बेक्ड हो, होता था स्टैंडर्डाइज्ड रेशियो का, दैट इज 1:2:4। लेंथ ब्रेथ व 4 times and twice the height respectively। और यही ब्रिक्स हड़प्पन सेटलमेंट्स के हर जगह देखने को मिलते थे। लेइंग आउट ड्रेन्स एक डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ हड़प्पन सिटीज रहा केयरफुली प्लान ड्रेनेज सिस्टम। लोअर टाउन के प्लानिंग को ही अगर देखें तो रोड्स एंड स्ट्रीट्स वर लेड आउट अलोंग एन अप्रॉक्सीमेट ग्रिड पैटर्न इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल। इसे देखकर ऐसा लगता है कि स्ट्रीट्स विद ड्रेन्स वर लेड आउट फर्स्ट and then houses built along with them। पर्पस यही था कि डोमेस्टिक वेस्ट वाटर जो है वो इस ड्रेन में डलेगा। इस वजह से एवरी हाउस नीडेड टू हैव एटलीस्ट 1 वॉल अलोंग अ स्ट्रीट। डोमेस्टिक आर्किटेक्चर लोअर टाउन एट मोहनजोदड़ो रहा एग्जाम्पल ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स। इसमें मेनी वर सेंटर्ड ऑन कोर्टयार्ड विथ रूम्स ऑन ऑल साइड्स। Courtyard was probably the center of activities such as cooking, weaving, particularly during hot and dry weather. No windows. Privacy concern के चलते ग्राउंड फ्लोर में किसी भी वॉल पे कोई विंडो नहीं मिला। Not only that, मेन एंट्रेंस से झांकने पे घर के अंदर इंटीरियर का या कोर्टयार्ड का कोई भी डायरेक्ट व्यू नहीं मिलता है। बाथरूम एवरी हाउस के पास अपना खुद का बाथरूम होता था, पेव्ड विथ ब्रिक्स, और ड्रेन्स होते थे दैट कनेक्टेड थ्रू द वॉल टू द स्ट्रीट ड्रेन। स्टेयरकेस के रिमेन्स को स्टडी करके पता चलता है कि या तो इट लीड्स टू द सेकेंड स्टोरी या फिर टू द रूफ। वेल्स मेनी हाउसेज हैड वेल्स। ये एक ऐसे रूम में होता था विच कैन बी रीच्ड फ्रॉम आउटसाइड, मतलब ज़रूरत आने पे पासर्स बाय कैन यूज इट। स्कॉलर्स कहते हैं कि देयर वर 700 वेल्स। ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस आर्कियोलॉजिस्ट कुछ स्ट्रैटेजीज यूज करते थे टू फाइंड आउट सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस अमंगस्ट पीपल लिविंग विद इन अ पर्टिकुलर कल्चर। उसी में से एक पॉपुलर मेथड था स्टडीइंग बरियल्स। जैसे कि हमने पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट के बारे में सुना हुआ है, उनमें से कुछ कंटेम्पोरेनियस थे टू द हड़प्पन सिविलाइजेशन। अभी मेनी पिरामिड्स में हमने देखा है, स्पेशली द रॉयल बरियल्स में, कि उनमें बहुत एनॉर्मस वेल्थ होता है। अब देख लेते हैं हड़प्पन साइट्स में क्या होता था। डेड वर जनरली लेड इन पिट्स। यहाँ पर भी डिफरेंस है इन द वे बरियल पिट वॉज मेड। Hollowed out spaces were lined with bricks. Some graves even contained pottery, ornaments, क्योंकि पॉपुलर बिलीफ होता था कि आफ्टर लाइफ में उन्हें इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ज्वेलरी वे फाउंड इन बरियल्स ऑफ बोथ मेन एंड वीमेन। मिड 1980s में हड़प्पा में एक एक्सकवेशन किया गया, वहाँ हमें ऑर्नामेंट्स मिले हैं जैसे कि 3 शेल रिंग्स, जैस्पर जो कि सेमी प्रेशियस स्टोन है, बीड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ माइक्रो बीड्स। ये सब रखा हुआ था सजा के नियर द मेल स्कल। इन सम केसेस डेड वर बरीड विद कॉपर मिरर। वैसे इन जनरल देखा जाए तो हड़प्पन्स डिड नॉट बिलीव इन बरिंग प्रेशियस थिंग्स विद द डेड। लुकिंग फॉर लग्जरी। Another strategy for finding out social difference was studying artifacts. आर्कियोलॉजिस्ट ने क्लासीफाई किया आर्टिफैक्ट्स को इनटू 2 कैटेगरीज, ए यूटिलिटेरियन, बी लग्जरीज। यूटिलिटेरियन के कैटेगरी में कौन से ऑब्जेक्ट्स आएंगे? ऑब्जेक्ट्स ऑफ डेली यूज दैट वर इजीली मेड आउट ऑफ ऑर्डिनरी मटेरियल्स, जैसे कि स्टोन, क्ले। एग्जाम्पल्स क्वर्न्स, पॉटरी, नीडल्स, फ्लैश रबर्स और बॉडी स्क्रबर्स। यूजुअली ऐसी चीज़ें वर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सेटलमेंट्स। आर्कियोलॉजिस्ट के ओपिनियन में लग्जरीज के अंडर में कौन कौन से आइटम्स आएंगे? नंबर 1
objects that were made of rare, costly, non-local materials. And number 2, objects that were made with the help of complicated technologies. For example, miniature pots of faience जो कि यूज होता था एज परफ्यूम बॉटल्स. अब ये लग्जरीज क्यों हैं? ऐसा है कि हम एक मटेरियल लेते थे जैसे कि ग्राउंड सैंड, सिलिका, फिर उसको मिक्स करते थे विद कलर, गम, एंड देन इट वाज फायर्ड. जैसे कि ये पूरा प्रोसीजर जो है बहुत ही डिफिकल्ट टू मेक है. दैट मेक्स इट प्रेशियस. बट यहाँ पे सिचुएशन कई बार कंफ्यूजिंग हो जाता है. कब? जब डेली यूज के आर्टिकल्स हमें मिलते हैं मेड आउट ऑफ रेयर मटेरियल्स जैसे कि फैंस, फॉर एग्जाम्पल स्पिंडल होल्स. अब इन्हें हम किस कैटेगरी में रखें, यूटिलिटेरियन कि लग्जरीज? ऐसे आर्टिफैक्ट्स जो कि रेयर ऑब्जेक्ट्स है एंड आर मेड आउट ऑफ वैल्यूएबल मटेरियल्स, ये मोस्टली कॉन्सेंट्रेटेड मिले इन लार्जर सेटलमेंट्स दैट ऑफ मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा एंड rarely found in smaller settlements like Kalibangan. Gold too was rare, probably precious, आज के डेट की तरह. हम ये कैसे कह सकते हैं? क्योंकि all gold jewelry found at Harappan sites was recovered from hoards. Finding out about craft production. Chanhodaro. This is a tiny settlement, less than 7 hectares as compared to Mohenjo-daro, which is 125 hectares. Chanhodaro is exclusively devoted to craft production, including bead making, shell cutting, metal working, seal making, weight making. Variety of materials use किया जाता था to make these remarkable beads. Examples देखते हैं. Stones like carnelian, जो कि होता था beautiful red color का. Other than that, jasper, crystal, quartz, steatite. Metals में था copper, bronze, गोल्ड. साथ ही यूज होता था शेल, फेयंस, टेराकोटा जो कि था बर्न्ट क्ले. सम बीड्स वर मेड ऑफ 2 or more stones cemented together. Some of stone with gold cap. शेप्स की भी वैरायटी थी. फॉर एग्जाम्पल डिस्क शेप्ड, cylindrical, spherical, barrel shaped, segmented. Some were decorated by incising or painting and some had designs etched onto them. Bead बनाने के लिए कौन सा टेक्निक यूज होगा that depends upon the material that is being used. For example, steatite. ये बहुत ही soft stone है which can be easily worked upon. Some beads were molded out of a paste made with steatite powder. This permitted making a variety of shapes. वैसे ये सब harder stones के साथ बिल्कुल possible नहीं था. वहाँ हम geometrical forms curve out करते. How the steatite microbead was made? That remains a puzzle for archaeologists studying ancient technology. एक और raw material की बात करते हैं, carnelian. Archaeologists ने experiment करके ये पाया है कि red color of carnelian was obtained by firing the yellowish raw material and beads at various stages of production. Nodules were chipped into rough shapes and then finely flaked into final form. Grinding, polishing, drilling completed the process. हमें proof के तौर पे specialized drills मिले हैं जगह जगह से, जैसे चान्होदारो, लोथल, recently धोलावीरा से भी. 2 और जगह के नाम गिनाते हैं, नागेश्वर and बालाकोट. These settlements were near the coast. और ये खास क्यों हैं? क्योंकि यहाँ हमें shell objects मिले हैं including bangles, ladles, inlay which were taken to other settlements. ठीक वैसे ही जैसे finished products, for example beads, चान्होदारो, लोथल से लेकर larger urban centers तक जाते थे जैसे कि मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा. Identifying centers of production. आर्कियोलॉजिस्ट कैसे आइडेंटिफाई करते थे सेंटर्स ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन? उसका एक मेजर पॉइंट है रॉ मटेरियल्स. रॉ मटेरियल्स बोले तो स्टोन नोड्यूल्स, होल शेल्स, कॉपर ओर, टूल्स, अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट्स, रिजेक्ट या वेस्ट मटेरियल भी. वेस्ट मटेरियल से हम क्या समझते हैं? मानो एक पर्टिकुलर लोकेशन पे शेल या स्टोन से कुछ ऑब्जेक्ट बनाया जा रहा था, तो उसकी जब कटिंग होगी तो इन मटेरियल्स का कुछ डिस्कार्डेड वेस्ट रिमेन्स होंगे. यही वेस्ट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर्स ऑफ क्राफ्ट वर्क. कई बार कुछ बड़े ऑब्जेक्ट्स बनाने के बाद जो छोटे छोटे पीसेस रह जाते हैं उन्हें यूटिलाइज करके वापस से कुछ स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स बना देते थे. बट minuscule bits were usually left in the work area.
These traces suggest, इन्हीं को स्टडी करके हम कह सकते हैं कि अपार्ट फ्रॉम स्मॉल स्पेशलाइज्ड सेंटर्स, क्राफ्ट प्रोडक्शन जो है ये लार्ज सिटीज में भी होता था, लाइक मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा. स्ट्रैटेजीज फॉर प्रोक्योरिंग मटेरियल्स. अ वैरायटी ऑफ मटेरियल्स वर यूज्ड फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन. उनमें से कुछ लोकली अवेलेबल हो जाती थी जैसे कि क्ले, लेकिन कुछ और रॉ मटेरियल्स थी जैसे कि मानो स्टोन हो गया, टिम्बर, मेटल, इन्हें प्रोक्योर करना पड़ता था फ्रॉम आउटसाइड द एलुवियल प्लेन. टेराकोटा टॉय मॉडल्स ऑफ बुलॉक कार्ट्स जो हमें मिले हैं जगह जगह, वो सजेस्ट करते हैं कि गुड्स जो है एक जगह से दूसरे जगह लैंड रूट्स के जरिए ट्रांसपोर्ट होते थे विद द हेल्प ऑफ बुलॉक्स. रिवराइन रूट्स अलोंग द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, ये सारा कोस्टल रूट्स भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होता था. मटेरियल्स फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड. नागेश्वर, बालाकोट, यहाँ शेल्स वर रेडिली अवेलेबल. नेक्स्ट शोटुगाई इन फार ऑफ अफगानिस्तान, ये था बेस्ट सोर्स ऑफ लापिस लाजुली विच वॉज ब्लू स्टोन ऑफ हाई वैल्यू. नेक्स्ट लोथल, भरूच, गुजरात में ये था बेस्ट सोर्स ऑफ कार्नेलियन. साउथ राजस्थान, नॉर्थ गुजरात से मिलता था स्टीयरटाइट. खेतरी रीजन ऑफ राजस्थान से मिला कॉपर, साउथ इंडिया से मिला गोल्ड. दीज एक्सपेडिशंस एस्टैब्लिश्ड कम्युनिकेशन विथ लोकल कम्युनिटीज. हम ये कैसे कह सकते हैं, क्योंकि ओकेशनल फाइंड्स ऑफ हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स जैसे कि स्टीयरटाइट, माइक्रोबीड्स, ये सब मिला है इन दीज रीजन्स, जो कि प्रूव करती है कि इनमें कॉन्टैक्ट था. जैसे राजस्थान का खेतरी एरिया, जिसे आर्कियोलॉजिस्ट कॉल द गणेश्वर जोधपुरा कल्चर with its distinctive non-Harappan pottery and unusual wealth of copper objects. हो सकता है इट इज़ पॉसिबल कि यहाँ के इनहेबिटेंट्स जो है वो हड़प्पन्स को कॉपर सप्लाई करते थे. कॉन्टैक्ट विद डिस्टेंट लैंड्स. रीसेंट आर्कियोलॉजिकल फाइंड सजेस्ट करते हैं कि कॉपर वॉज प्रोबेबली ब्रॉट फ्रॉम ओमान, जो कि था ऑन द साउथ ईस्टर्न टिप ऑफ अरेबियन पेनिनसुला. केमिकल एनालिसिस करने पे ओमानी कॉपर और हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स जो था, इन दोनों में ही ट्रेसेस ऑफ निकल मिले विच सजेस्ट अ कॉमन ऑरिजिन. एक डिस्टिंक्टिव टाइप ऑफ वेसल मिला, अ लार्ज हड़प्पन जार कोटेड विद अ थिक लेयर ऑफ ब्लैक क्ले. ये ओमानी साइट से रिकवर हुई है. सच थिक कोटिंग शायद लगाते थे टू प्रिवेंट द पर्कुलेशन ऑफ लिक्विड्स. अब हमें ये तो नहीं पता कि इन वेसल्स में क्या कैरी होता था, बट ऐसा लगता है कि हड़प्पन्स एक्सचेंज द कंटेंट्स ऑफ दीज वेसल्स फॉर ओमानी कॉपर. मेसोपोटामियन टेक्स्ट्स में, जो कि डेटेबल है टू द 3rd मिलेनियम BCE, उसमें रेफरेंस है कि कॉपर वाज कमिंग फ्रॉम अ रीजन कॉल्ड मागान. वो शायद ओमान का ही दूसरा नाम हो. मेसोपोटामियन साइट्स में भी ट्रेसेस ऑफ निकल मिले हैं. अदर आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स जो कि सजेस्ट करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस कॉन्टैक्ट्स, वो है हड़प्पन सील्स, वेट्स, डाइस, बीड्स. मेसोपोटामियन टेक्स्ट में मेंशन मिला है कि उनका कॉन्टैक्ट था विथ रीजन्स नेम्ड दिलमुन, प्रोबेबली द आइलैंड ऑफ बहरीन, और मागान, मेलुहा, possibly हड़प्पन रीजन. दे इवन मेंशन्ड कि क्या क्या प्रोडक्ट्स लाते थे मेलुहा से, जैसे कार्नेलियन, लापिस लाजुली, कॉपर, गोल्ड, वैराइटीज ऑफ वुड. एक मेसोपोटामियन मिथ है ऑफ मेलुहा. विद इन कोट्स, मे योर बर्ड बी द हाजा बर्ड, मे इट्स कॉल बी हर्ड इन द रॉयल पैलेस. कई आर्कियोलॉजिस्ट को लगता है हाजा बर्ड का मतलब है पीकॉक. ऐसा लगता है कि कम्युनिकेशन विद ओमान, बहरीन, मेसोपोटामिया, ये सब होता था बाई सी. मेसोपोटामियन टेक्स्ट में रेफरेंस मिलता है टू मेलुहा एज लैंड ऑफ सीफेरर्स. बिसाइड्स, हमें डिपिक्शन ऑफ शिप्स, बोट्स दिखते हैं सील्स पे. सील्स, स्क्रिप्ट, वेट्स. सील्स एंड सीलिंग्स. Seals and ceilings were used to facilitate long distance communication. जैसे कि अ बैग ऑफ गुड्स को भेजना है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. पहले तो उसके माउथ को टाई करना है रोप से, फिर उस नॉट के ऊपर एक ढेला वेट क्ले का चिपका देना है, फिर वन और मोर सील्स उस पर प्रेस कर देना है विच विल लीव एन इम्प्रेशन. इफ द बैग रीच्ड इट्स डेस्टिनेशन विद सील इंटैक्ट, दैट मीन्स किसी ने भी इसके साथ कोई टैम्परिंग नहीं की है, और सील को स्टडी करके ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि सेंडर कौन है. एन एनिग्मेटिक स्क्रिप्ट. हड़प्पन सील्स में यूजुअली अ लाइन ऑफ राइटिंग लिखी होती थी.
प्रोबेबली नेम, टाइटल ऑफ द ओनर। लेकिन स्कॉलर्स कहते हैं कि मोटिव्स भी दिखे हैं एनिमल वाले, जो कि मीनिंग कन्वे करते थे टू दोज हु कुड नॉट read. Most inscriptions are short, the longest containing about 26 signs. Although the script remains undeciphered to date, it was evidently not alphabetical. मतलब vowel consonant type नहीं. It had too many signs, somewhere between 375 to 400. Scripts were written from right to left. क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि some seals show a wider spacing on the right and cramping on the left, as if the engraver began working from the right and then ran out of space. अब कुछ examples देख लेते हैं जिन पर हमें ये writing scripts मिले हैं. Seals, copper tools, rims of jars, copper and terracotta tablets, jewelry, bone rods, even an ancient signboard. और not to forget writing perishable materials पे भी होता था. Weights. Exchanges were regulated by a precise system of weights, usually made of a stone called chert, and generally cubical with no marking. Lower denominations of weights were binary 1, 2, 4, 8, 16, 32, etc., reaching up to 12,800, while the higher denominations followed the decimal system. The smaller weights were probably used for weighing jewelry, beads. Metal scale pans have also been found. Ancient authority. बड़े सारे ऐसे इंडिकेशंस मिले हैं जिससे कि लगता है कि कम्प्लेक्स डिसीजंस वर बीइंग टेकन एंड इम्प्लीमेंटेड इन हड़प्पन सोसाइटी. फॉर एग्जांपल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूनिफॉर्मिटी हमें देखने को मिलता है हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स में, जैसे कि पॉटरी, सील्स, वेट्स, ब्रिक्स. अब ब्रिक्स की बात ले लें, किसी सिंगल सेंटर में तो ये नहीं बनता है. जम्मू से लेके गुजरात तक कहीं भी बना हो, इनका यूनिफॉर्म रेशियो रहा है. We have also seen that settlements were strategically set up in specific locations for various reasons. Besides, labor was mobilized for making bricks, construction of massive walls, platforms, palaces and kings. अगर हम सेंटर ऑफ पावर का या पीपल इन पावर का कोई डिपिक्शन ढूंढे तो आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स में इसका कोई इमीडिएट आंसर नहीं है. मोहनजोदड़ो साइट पे एक लार्ज बिल्डिंग मिला जिसको आर्कियोलॉजिस्ट ने लेवल कर दिया एज पैलेस, लेकिन उसमें कोई भी ऐसा स्पेक्टेकुलर फाइंड्स नहीं मिला. एक स्टोन स्टैचू मिला जिसको आर्कियोलॉजिस्ट ने लेवल कर दिया एज प्रिस्ट किंग. दिस इज बिकॉज दे वर फेमिलियर विद द मेसोपोटामियन हिस्ट्री एंड इट्स प्रिस्ट किंग्स and found parallels in the Indus region. But क्या है ना, ritual practices of the Harappan civilizations are not well understood yet, nor are there any means of knowing whether those who performed them also held political power. कुछ archaeologists were of the opinion कि Harappan society had no rulers and everybody enjoyed equal status. कुछ और ने कहा कि सिंगल रूलर तो नहीं था, but actually several rulers थे. मोहनजोदाड़ो का अपना रूलर, हड़प्पा का अपना, किसी और का कुछ और. येट अदर्स का ये मानना था कि ये सारा ही एक सिंगल स्टेट होता था. क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि वी हैव सीन सिमिलैरिटीज इन आर्टिफैक्ट्स. प्लान्ड सेटलमेंट हमने देखे हैं, हमने देखा है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेटलमेंट्स नियर सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल, और नॉट टू फॉरगेट ब्रिक साइज का स्टैंडर्डाइज्ड रेशियो. अभी तक तो ऐसा ही लगता है कि ये लास्ट थियरी ही मोस्ट प्लॉसिबल है, as it is unlikely that the entire communities could have collectively made and implemented such complex decisions. Discovering the Harappan civilization. So far, archaeologists ने क्या किया, जितने भी हमें material remains के evidence मिले हैं उन सब को जोड़ के एक fascinating history बनाई है. लेकिन कुछ और archaeologists का ये मानना है कि ये पूरी Harappan civilization was discovered. When Harappan cities fell into ruin, people gradually forgot all about them. लेकिन millennia later जब men and women वहाँ रहने लगे तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से ये क्या चीज़ें सामने आ रही है. Strange artifacts washed by floods या फिर exposed by soil erosion or turned up while plowing a field या फिर digging for treasure. Cunningham's confusion. Cunningham कौन? द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI, जिन्होंने आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन स्टार्ट किया इन द मिड 19th सेंचुरी.
तब के ज़माने में आर्कियोलॉजिस्ट्स प्रेफर टू यूज़ रिटन वर्ड्स जैसे कि टेक्स्ट इंस्क्रिप्शंस एज अ गाइड टू इन्वेस्टिगेशन। अब कनिंघम का ही मेन इंटरेस्ट ले लीजिए, दैट वाज इन द आर्कियोलॉजी ऑफ अर्ली हिस्टोरिक, जिसका टाइम फ्रेम था C6 सेंचुरी BCE to 4th century CE and later periods. He used the accounts left by Chinese Buddhist pilgrims who had visited the subcontinent between that time period to locate early settlements. Cunningham also collected, documented, translated inscriptions found during his survey. When he excavated sites, he tended to recover artifacts that he thought had cultural value. जैसे कि हड़प्पा was not part of the itinerary of the Chinese pilgrims and was not known as an early historic city, it did not fit neatly within his framework of investigation. Although 19th century में हड़प्पन artifacts were fairly found और उनमें से कुछ तो कनिंघम तक पहुँचे भी, बट ही डिड नॉट रियलाइज हाउ ओल्ड दीज वर। फॉर एग्जाम्पल, एक हड़प्पन सील जब कनिंघम को इंग्लिश मैन ने दिया, he noted the object but unsuccessfully tried to place it within the time frame with which he was familiar. This was because he, like many others, thought that Indian history began with the first cities in the Ganga Valley. अब कनिंघम के स्पेसिफिक फोकस को ध्यान में रखते हुए it is not surprising that he missed the significance of Harappa, a new old civilization. इस सेगमेंट में कुछ नाम जो उभर के आते हैं वो है दयाराम साहनी, राखाल दास बैनर्जी, जॉन मार्शल, S.N. रॉय। पहला नाम था आर्कियोलॉजिस्ट दयाराम साहनी का। इन्होंने क्या किया, अर्ली डेकेड्स ऑफ द 20th सेंचुरी में इन्होंने सील्स डिस्कवर किए। कहाँ से? हड़प्पा से, इन लेयर्स दैट वर डेफिनेटली मच ओल्डर दैन अर्ली हिस्टोरिक लेवल्स, और तभी से इनके सिग्निफिकेंस के बारे में रियलाइजेशन हुई सबको। अब दूसरा नाम आता है आर्कियोलॉजिस्ट राखाल दास बैनर्जी का। इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी सिमिलर सील्स ढूंढे, लेकिन कहाँ से? मोहनजोदड़ो से, लीडिंग टू द कंजेक्चर दैट दीज साइट्स वर पार्ट ऑफ अ सिंगल आर्कियोलॉजिकल कल्चर। अब तीसरा नाम आता है जॉन मार्शल का। ये कौन थे? डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI। इन्होंने क्या किया, बेस्ड ऑन दीज फाइंड्स इन 1924 ही अनाउंस्ड द डिस्कवरी ऑफ अ न्यू सिविलाइजेशन इन द इंडस वैली टू द वर्ल्ड। अब अगला नाम आता है S.N. रॉय का। उन्होंने क्या किया, उन्होंने द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी लिखी। वो कहते हैं, मार्शल लेफ्ट इंडिया 3000 years older than he had found her. This was because similar till then unidentified seals were found at excavations at Mesopotamia sites. It was then that the world knew not only of a new civilization but also of one contemporaneous with Mesopotamia. अब जॉन मार्शल के बारे में दो बातें जान लेते हैं। John Marshall's stint as Director General of ASI marked a major change in Indian archaeology. कैसे? He was the first professional archaeologist to work in India and brought his experience of working in Greece, Crete to the field. More importantly, though like Cunningham, he too was interested in spectacular finds, he was equally keen to look for patterns of everyday life. Marshall tended to excavate along regular horizontal units, measured uniformly throughout the mound, ignoring the stratigraphy of the site. This meant that all the artifacts recovered from the same unit were grouped together, even if they were found at different stratigraphic layers. As a result, valuable information about the context of these finds was irretrievably lost. New techniques and questions. यहाँ हम बात करेंगे R.E.M. व्हीलर की, जो कि बने नए डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI इन 1944. व्हीलर ने रिकॉग्नाइज किया दैट इट वाज नेसेसरी टू फॉलो द स्ट्रैटिग्राफी ऑफ द माउंट रादर दैन डिग मैकेनिकली अलोंग यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल लाइंस. दैट इज हाउ ही रेक्टिफाइड द प्रॉब्लम. एक एक्स आर्मी ब्रिगेडियर होने के नाते ही ब्रॉट विथ हिम अ मिलिट्री प्रिसिशन टू द प्रैक्टिस ऑफ आर्कियोलॉजी.
अच्छा, ये समझना है कि द फ्रंटियर्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन हैव लिटिल और नो कनेक्शन विद प्रेजेंट डे नेशनल बाउंड्रीज। वैसे सबकॉन्टिनेंट के पार्टीशन होने के बाद द मेजर साइट्स आर नाउ इन पाकिस्तानी टेरिटरी। इस वजह से इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट को कोशिश करते रहना पड़ा टू लोकेट साइट्स इन इंडिया, और एक्सटेंसिव सर्वे के बाद ऐसे साइट्स मिले भी है। कहाँ कहाँ? कच्छ में, पंजाब में, हरियाणा में। इन्हीं साइट्स में से जो इम्पोर्टेंट नाम उभर के आए हैं वो है कालीबंगान, लोथल, राखीगढ़ी, धोलावीरा। यहाँ एक्सप्लोरेशंस, एक्सकेवेशंस के काम लगातार चल रहे हैं। इन सारे एक्सकेवेशंस को आर्कियोलॉजिस्ट्स अपने अपने एंगल से देखते हैं। जहाँ कुछ दे ट्राई टू ऑब्टेन अ कल्चरल सीक्वेंस, वहाँ अदर्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉजिक अंडरलाइंग द लोकेशन ऑफ स्पेसिफिक साइट्स। दे ऑल्सो ग्रैपल विद द वेल्थ ऑफ आर्टिफैक्ट्स, ट्राइंग टू फिगर आउट द फंक्शंस दीज मे हैव सर्व्ड। 1980 से हड़प्पन आर्कियोलॉजी के प्रति इंटरनेशनल इंटरेस्ट काफ़ी बड़ा है। स्पेशलिस्ट जो कि सबकॉन्टिनेंट से आए और अब्रॉड से भी, सबने जॉइंटली काम करना शुरू किया हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो के साइट्स पे। अब दे आर यूजिंग मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक्स इंक्लूडिंग सरफेस एक्सप्लोरेशन टू रिकवर ट्रेसेस ऑफ क्ले, स्टोन, metal, plant, animal remains, as well as to minutely analyze every scrap of available evidence। और आशा करते हैं कि इन सब एक्सप्लोरेशन से हमें भविष्य में काफ़ी इंटरेस्टिंग कुछ रिजल्ट मिलेगा। प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स कहाँ देखने को मिली? in attempts to reconstruct religious practices। अर्ली आर्कियोलॉजिस्ट यही सोचते थे कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि थोड़े अनयूजुअल है, अनफेमिलियर है, they may have had a religious significance। These included terracotta figurines of women, heavily jeweled, some with elaborate headdresses। इन्हें मदर गॉडेसेस के तौर पे देखा जाता था। एक और चीज़ मिली, रेयर स्टोन स्टैचुरी ऑफ मैन। ये सबका स्टैंडर्डाइज पोस्चर था। कैसे? सीटेड विद वन हैंड ऑन द नी, जैसे कि प्रिस्ट किंग का था। कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स मिले हैं विच हैव बीन असाइंड रिचुअल सिग्निफिकेंस। दीज इंक्लूड द ग्रेट बाथ, फायर ऑल्टर्स फाउंड एट कालीबंगन एंड लोथल। Attempts have been made to reconstruct religious beliefs and practices by examining seals। अब देखते हैं हमें क्या क्या मिला। कुछ सील्स पे डिपिक्ट किया हुआ था रिचुअल सीन्स, अदर्स पे था प्लांट मोटिव्स दैट आर थॉट टू इंडिकेट नेचर वर्शिप। वन हॉर्न्ड एनिमल कॉल्ड यूनिकॉर्न सीम टू बी मिथिकल कॉम्पोजिट क्रिएचर्स। कुछ सील्स पे एक फिगर दिखा जो कि क्रॉस लेग होके योगिक पोस्चर में बैठा हुआ था, सराउंडेड बाय एनिमल्स। इसे देखकर लगता है कि ये प्रोटो शिवा है, दैट इज एन अर्ली फॉर्म ऑफ वन ऑफ मेजर डेटीज ऑफ हिंदुइज्म। बिसाइड्स कोनिकल स्टोन ऑब्जेक्ट्स मिले हैं जिसे क्लासिफाई किया गया एज लिंगास। Many reconstructions of Harappan religion are made on the assumption that later traditions provide parallels with earlier ones। ऐसा क्यों? क्योंकि archaeologists often move from known to unknown, from present to past। While this is plausible in the case of stone querns and pots, लेकिन जहाँ बात religious symbols की आती है तो इट बिकम्स वेरी स्पेकुलेटिव। स्पेकुलेटिव क्यों बोल रहे हैं? इसे एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। जैसे कि हमें पहले सील मिला था जिसमें था प्रोटो शिवा। द अर्लीस्ट रिलीजियस टेक्स्ट द ऋग्वेदा विच वॉज कंपाइल्ड बिटवीन c 1500 to 1000 BCE, उसमें मेंशन है एक गॉड का जिनका नाम था रुद्रा। रुद्रा कौन है? ये है अदर नेम फॉर शिवा which is given in the later Puranic traditions within bracket in the first millennium CE। लेकिन unlike Shiva, Rudra in Rigveda is neither depicted as Pashupati, that is lord of animals या cattle, nor as yogi। In other words, ये जो डिपिक्शन है it does not match the description of Rudra जो कि ऋग्वेदा में लिखा हुआ है। तो फिर ये कौन है? तो हो सकता है possibly ये शमन है, as some scholars have suggested।